आज हम जानेंगे अपठित काव्यांश के बारे में। सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। अपठित का मतलब होता है जो पहले ना पढ़ा हो। तो इस प्रकार जो काव्यांश पहले न पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। अपठित काव्यांश में भी अपठित गद्यांश की भांति ही आपसे दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, और दूसरा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। अपठित काव्यांश को हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में और छोटे वाक्यों में दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें, फिर सही उत्तर चुनें। और यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। अब हम एक अपठित काव्यांश को हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। पूरब से पश्चिम तक फैली जिसकी पर्वतमाला है, यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। हिम का मुकुट शीश पर धरता, आसमान से बातें करता, सूरज की स्वर्णिम किरणों में इसका जगमग रूप निखरता। कल कल बहते निर्झर जल में इसने अमृत डाला है, यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। काव्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद चलिए अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करके देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, पूर्व से पश्चिम तक किसकी पर्वतमाला है, और विकल्प दिए गए हैं क हिमालय की, ख सूरज की, ग सीमा की और घ अमृत की। तो जैसा कि हमने काव्यांश में पढ़ा था कि पूर्व से पश्चिम तक किसकी पर्वतमाला है, पूरब से पश्चिम तक फैली जिसकी पर्वतमाला है, यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। यानी कि जो पूर्व और पश्चिम तक फैली है, जिसकी पर्वतमालाएं फैली है, वो हिमालय है। कौन है? हिमालय। यानी कि काव्यांश के आधार पर हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का स्वरूप किसमें और निखरता है? विकल्प दिए गए हैं क जल में, ग सूरज की किरणों में, ख अमृत में, घ इनमें से कोई नहीं। हिमालय का स्वरूप किसमें और निखरता है? तो देखिए काव्यांश में हमने यहाँ पर रीड किया था, यहाँ पर पढ़ा था, सूरज की स्वर्णिम किरणों में इसका जगमग रूप निखरता। तो इसका जो रूप निखरता है वो किस में निखरता है? सूरज की स्वर्णिम किरणों में। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 का विकल्प है ग। विकल्प ग सही उत्तर होगा। अब आगे प्रश्न है 3, जल में किसने अमृत डाला है? सूरज ने, कवि ने, आसमान ने या हिमालय ने? तो काव्यांश के आधार पर ये देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, कल कल बहते निर्झर जल में इसने अमृत डाला है। तो इसने यहाँ पर यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। यानी कि इसने यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया, किसके लिए प्रयोग किया गया है? हिमालय के लिए। तो यहाँ पर जल में अमृत किसने डाला है? हिमालय ने। तो हमारा विकल्प घ सही होगा। जल में किसने अमृत डाला है? हिमालय ने। अगला प्रश्न है, हिमालय ने अपने सिर पर किसका मुकुट लगाया है? विकल्प हैं जल का, सूरज का,
हिम का या अमृत का? तो काव्यांश में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था हिम का मुकुट शीश पर धरता। तो शीश पर किसका मुकुट रखता है? हिम का, यानी कि बर्फ़ का। तो हमारा इस विकल्प ग सही विकल्प होगा। हिमालय ने अपने सिर पर किसका मुकुट लगाया है? हिम का। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ग सही उत्तर होगा। एक बार हम सभी क्वेश्चंस को एक साथ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तक किसकी पर्वतमाला है? तो इसका सही विकल्प था क हिमालय की। दूसरा प्रश्न है, हिमालय का स्वरूप किसमें और निखरता है? तो इसका सही विकल्प था ग सूरज की किरणों में। तीसरा प्रश्न है, जल में किसने अमृत डाला है? तो इसका सही विकल्प होगा हिमालय ने। और लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय ने अपने सिर पर किसका मुकुट लगाया है? तो इसका सही विकल्प था विकल्प ग हिम का। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको घर पर रहकर अभ्यास कीजिए।